वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 27 और हम चैप्टर नंबर 4 जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने लास्ट टाइम जो है वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को स्टडी किया था, ठीक है। और उसके साथ हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट करके देखा था। डिटेल के साथ हमने सारी कैलकुलेशन की थी, ठीक है। आज हमने जो है वो पहले तो स्टडी करना है एस्केप वेलोसिटी। तो हमारे पास आज लेक्चर नंबर 27 ऑनलाइन सीरीज का C1 फिजिक्स फर्स्ट ईयर, ठीक है। और चैप्टर हमारे पास है 4 और आज हमने स्टडी करनी है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का वैसे तो मतलब होता है भाग जाना, निकल जाना, छोड़ देना, ठीक है। कई बच्चे जो होते हैं उनको क्लास पढ़ने का शौक़ नहीं होता, तो वो क्लास में से एस्केप हो जाते हैं, वो क्लास में से भाग जाते हैं। आज भी जैसे अभी पता नहीं हमारे पास कितने आए हैं बच्चे, ठीक है। तो जिस तरह बच्चे जो हैं वो क्लास में से एस्केप हो जाते हैं, निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, इसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट को कोई मास है उसको हमने अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर निकालना है, यानी कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, को मास m है, उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर निकालना है। तो उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर निकालने के लिए एक हमें सर्टन वेलोसिटी चाहिए, यानी कि उसको इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स या अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको मात देकर जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से या अर्थ की फोर्स को छोड़कर अर्थ में से बाहर निकल जाए। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, आपको ये पता है कि आप प्रोजेक्ट करते हैं, मसलन कोई गेंद है आप ऊपर फेंकते हैं, फुटबॉल को आप किक लगाते हैं, या कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं तो वो दोबारा आपकी तरफ ही वापस आती है। और इस तरह क्यों होता है? वो किसी सर्टन हाइट तक जाती है और सर्टन हाइट तक जाने के बाद वो दोबारा आपके पास ही आ जाती है। मिसाल के तौर पर अब ये जैसे मार्कर है, इसको ऊपर फेंकूंगा तो ये वापस मेरे पास ही आएगा। ये मैंने ऊपर फेंका, ये वापस मेरे पास ही आया, ठीक है। तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पर ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको दोबारा वापस अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है। अर्थ की ग्रेविटी मौजूद है तो कोई भी चीज़ आप अर्थ पे फेंकेंगे ऊपर की तरफ तो वो दोबारा नीचे की तरफ ही आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फोर्स है जो कि इस बॉडी को दोबारा ग्राउंड की तरफ ले आती है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ये सरफेस है, यहाँ से आपने एक बॉडी को यूँ ऊपर फेंका, इस हाइट तक गई और दोबारा ये वापस, पहले ये यूँ ऊपर गई और फिर दोबारा वापस आ गई। तो कोई चीज़, कोई फोर्स ऐसी मौजूद है जो इसको दोबारा सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ ले आती है। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको इंक्रीज करें, यानी कि जिस वेलोसिटी से आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है उसकी वेलोसिटी को बढ़ाते चले जाएं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज हम करते चले जाएं और वो स्टेज आ जाए कि जब वो दोबारा ग्राउंड की तरफ वापस ना आए, ठीक है। यानी कि आप इतनी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा दें कि वो दोबारा ग्राउंड की तरफ वापस ना आए। या मिसाल के तौर पर रॉकेट होता है, रॉकेट को आप इतनी इनिशियल वेलोसिटी देते हैं कि वो दोबारा ग्राउंड की तरफ वापस नहीं आता, बल्कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर जो है वो निकल जाता है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी
कि जो आप इतनी ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट को दे दें कि वो दोबारा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में वापस ना आए, तो इस इनिशियल वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि वो वेलोसिटी कि जिससे किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर निकाल दें, उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी का नाम देते हैं। जैसे रॉकेट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर निकल जाता है, ठीक है, वो स्पेस के अंदर चले जाता है। आप रॉकेट को इतनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, यानी कि वो जो उसको वो वेलोसिटी दी जाती है कि जिससे वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर निकल जाए, और ये वेलोसिटी जो होती है इसको हम एस्केप वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि द इनिशियल velocity with which an object leave the earth gravitational field is known as escape वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट लीव कर देता है अर्थ से, जिससे कि ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर निकल जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब हमने ये जो एस्केप वेलोसिटी है इसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके देखना है कि मैथमेटिकली हमारे पास इसका क्या एक्सप्रेशन जो है वो आता है। अब यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि ये कैसी वेलोसिटी है कि जिसको हासिल करने के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो दोबारा अर्थ की सरफेस की तरफ वापस नहीं आता, वो अर्थ की सरफेस से बाहर निकल जाता है, वो दोबारा आके अर्थ की सरफेस या ग्राउंड को हिट नहीं करता। तो अब एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। अब हमने जो एस्केप वेलोसिटी है इसका एक्सप्रेशन देखना है जब बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर होती है, व्हेन बॉडी इज एट सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसकी हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पिछले लेक्चर में कैलकुलेट की थी, U माइनस G(m)(m)/r। यहाँ पर R जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, M मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और G जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो व्हेन बॉडी, जब बॉडी इन्फिनिटी भी होती है, ठीक है, एट इन्फिनिटी इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर, तो इन्फिनिटी के ऊपर तो U 0 होता है, हमें नहीं पता इन्फिनिटी पे क्या वर्क है। तो वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इनफाइनाइट डिस्टेंस इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो वर्क डन कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से उठाकर किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाते हैं, ठीक है, यानी कि ये सरफेस है और यहाँ से उठाकर हम इसको किसी इनफाइनाइट, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या आपने वर्क डन किया। तो ये वर्क डन जो हो रहा है ये क्या एक्चुअली, दिस इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का U इन्फिनिटी, ये U इन्फिनिटी है और ये U सरफेस है, तो U इन्फिनिटी माइनस U सरफेस, तो ये कितना आ जाएगा? U इन्फिनिटी 0 माइनस U सरफेस माइनस G(m)(m)/r। ये माइनस माइनस से कट गया तो G(m)(m)/r। ये हमारे पास इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, अब किसी बॉडी को एस्केप करवाना इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, हमें जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बॉडी को देनी पड़ती है। जाहिर बात है बॉडी मूव कर रही है,
तो जब बॉडी मूव कर रही है तो जब आप उसको इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं क्योंकि बॉडी मूव कर रही है। तो वो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप उस बॉडी को दे रहे हैं वो बराबर होगी, यानी कि इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो आप इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, तो वो जो आप इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं एक्चुअली वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसका बायस बन रही है, वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का बायस बन रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 v² एस्केप के बराबर होगी, ठीक है। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रखें 1/2 v² एस्केप, और इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है, इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हमने पीछे कैलकुलेट की है Gmm/r वो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि ये m मास ऑफ ऑब्जेक्ट इससे कट जाएगा, 2 उस तरफ ले जाएं तो v² एस्केप 2Gm/r, और इसका अंडर रूट ले लूँ तो 2Gm/r का अंडर रूट। ये मेरे पास v एस्केप यानी कि एस्केप वेलोसिटी का एक फार्मूला निकल आया। और आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ये मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये सारे कांस्टेंट हैं। इसके अंदर ये आप वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास v एस्केप जो है वो निकल आएगी। इसकी एक और फार्म भी होती है हमारे पास, ठीक है। वो फार्म क्या है कि हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होती है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के W। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास कितनी है, Gmm/r², न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, और W हमारे पास mg, यानी कि F हमारे पास Gmm/r² के बराबर है और W वेट हमारे पास mg है। तो यहाँ से m से कट गया तो Gr² मेरे पास Gm के बराबर आ गया। अब इधर इस इक्वेशन में Gm की जगह पर ये Gr² वैल्यू पुट कर दें तो v एस्केप हमारे पास आ जाएगी Gr²2 डिवाइडेड बाई r का अंडर रूट, ये r इससे कट गया तो v एस्केप 2Gr²। ये हमारे पास वैल्यू भी एस्केप की निकल आएगी। अब हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है, तो रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास 6.4×10⁶ मीटर के बराबर है, और जी हमें पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो v एस्केप हमारे पास 2 × 9.8 6.4×10⁶ के बराबर आ जाएगा। इस सारे को आप कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो है ये 11×10⁻³ मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 11 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर निकालना है तो आपको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर निकालने के लिए 11 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जो है वो देनी पड़ेगी। अगर 11 किलोमीटर पर सेकंड के इनिशियल वेलोसिटी के साथ किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, 11 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर निकालेंगे तो वो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़कर उससे बाहर निकल जाएगा। ठीक हो गई बॉडी स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट जो है हमने देखना है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी।
ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस चीज़ को हमने ज़रा डिटेल के साथ स्टडी करके देखना है। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम ना तो एनर्जी को पैदा कर सकते हैं ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को पैदा भी अल्लाह ताला ने की है, एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, हम जो एनर्जी हमें इस दुनिया के अंदर अवेलेबल है, हम उस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम काम कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी एनर्जी अवेलेबल है उस एनर्जी को अपनी यूटिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम जो एनर्जी स्टडी कर रहे हैं वो कौन सी हम एनर्जी स्टडी कर रहे हैं, वो हम एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। और मैकेनिकल एनर्जी की हमने दो फॉर्म्स जो हैं यहाँ पर देखी हैं। वो मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म्स कौन सी हैं, एक काइनेटिक एनर्जी है और एक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, हम क्या स्टडी करें, एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी को स्टडी। तो कंसिडर है हमारे पास एक बॉडी ऑफ मास m है। ये देखें, ये एक सरफेस है, यहाँ से ये एक बॉडी ऑफ मास m जो है यहाँ पर इस A पॉइंट के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m which is at height h from the surface of earth, जो कि हाइट h पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं। पहले आप देखेंगे हमारे पास अगर ये इस पॉइंट के ऊपर है, A के ऊपर, तो इसकी हाइट यहाँ से ये h है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं ये पोजीशन A जो है एट पोजीशन A। तो पोजीशन A के ऊपर यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, क्योंकि ये किसी हाइट पर है सरफेस ऑफ अर्थ से, और इसकी काइनेटिक एनर्जी इस जगह पर 0 है 1/2 mv², क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर v 0 है, स्टेशनरी है ये, तो 1/2 m × 0। तो काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो पॉइंट A के ऊपर हमारे पास जो टोटल एनर्जी है EA, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस mgh, यानी कि पॉइंट A के ऊपर हमारे पास टोटल एनर्जी mgh। ठीक है, EA हमारे पास पोजीशन A के ऊपर जो टोटल एनर्जी है वो mgh के बराबर निकल आई। उसके बाद ये यहाँ से किसी पोजीशन B तक नीचे गिरता है। ठीक है, ये इधर से यूं आता है, यहाँ पर ये कोई पोजीशन B है, इस पोजीशन B तक ये नीचे गिरता है। तो यहाँ तक नीचे गिरते हुए इसने यहाँ तक डिस्टेंस कितना x ट्रैवल किया, और इधर से इधर तक इसका डिस्टेंस h - x होगा। ठीक है, h टोटल h है, उसमें से x को आप माइनस कर देंगे।
अब आपने देखना है एट पोजीशन बी, एट पोजीशन बी। अब पोजीशन बी के ऊपर देखें, जब बॉडी एक्स डिस्टेंस तक नीचे गिरी है, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी, अब यहां पर डिस्टेंस कितना है इस बी पॉइंट तक, एच माइनस एक्स, तो इतनी इसकी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर बी, वी स्क्वायर बी, इस पॉइंट बी के ऊपर इसकी वेलोसिटी वी स्क्वायर बी। अब वेलोसिटी जो वी स्क्वायर बी है, इसको पॉइंट बी के ऊपर हमने फाइंड करना है, तो वो किससे करेंगे हम, वी स्क्वायर एफ वी आई स्क्वायर प्लस 2GS। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो मैंने लगाई यहाँ पर। तो वी आई इनिशियली तो इसकी वेलोसिटी 0 थी ना यहाँ पर, जब यहाँ ए से नीचे आया, बी के ऊपर आके इसकी वेलोसिटी जो है वो बड़ी है, तो वी एफ हमारे पास वी बी के बराबर होगा एस जो है ये वाला एस, इसको मैं एक्स डिस्टेंस, इसने यहाँ पॉइंट बी तक एक्स डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है, उससे रिप्लेस कर देता हूं। तो मेरे पास वी स्क्वायर बी, वी स्क्वायर एफ की जगह पर वी स्क्वायर बी 0 प्लस 2GX ये आ जाएगा, यानी कि वी स्क्वायर बी मेरे पास आ जाएगी 2GX। वी स्क्वायर बी जो है ये मेरे पास 2GX के बराबर आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर बी, तो 1/2 एम वी स्क्वायर बी कितना है, अब 2GX, इसमें वैल्यू पुट कर दी, 2GX, 2 से कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास mgx के बराबर आ गई। ठीक है, अब टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो आप देखें कि ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ई बी काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमारे पास हो जाएगी mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हमारे पास mg h माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करें, हमारे पास ये आप सॉल्व करेंगे तो ई बी मेरे पास आ जाएगा एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ये से कैंसिल हो गया, तो ई बी मेरे पास एम जी एच निकल आया। ठीक है, आप देख लें ये भी वही एनर्जी निकल आई है जो ए के ऊपर थी, ई बी इज इक्वल टू एम जी एच। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि जब जस्ट यहां पर गिरने से पहले ये पॉइंट सी है हमारे पास, ठीक है, यहां पर जस्ट नीचे गिरने से पहले यहां पर ये एक पॉइंट सी है। अब इस पॉइंट सी के ऊपर हमने एनर्जी जो है उसको फाइंड किया। तो आप देखें कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है यहां पर जस्ट गिरने से पहले इस पॉइंट सी के ऊपर एट पोजीशन सी, इसके ऊपर गिरने से पहले हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि यह किसी पोजीशन पर नहीं, और जहां पर काइनेटिक एनर्जी सी 1/2 एम वी स्क्वायर सी के बराबर होगी। तो अब वेलोसिटी इस पॉइंट सी के ऊपर, फिर आप लगाएं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, वी स्क्वायर एफ हमारे पास वी स्क्वायर सी के बराबर हो जाएगी, और नीचे गिरने तक इसने
एस जो है वो एच हाइट, टोटल हाइट एच जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट एच जो है वो कवर इसने की है। तो हमारे पास वी स्क्वायर सी जो है 0 + 2gh के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी 1/2m वी स्क्वायर सी की वैल्यू रखें तो 2gh 2, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास mgh के बराबर जो है वो निकल आएगी। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपके पास है टोटल एनर्जी सी के ऊपर जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ई सी पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी mgh, तो ई सी भी हमारे पास mgh के बराबर निकला। अब आप देख लें कि ई ए ई बी ई सी सब पर एनर्जी एक ही निकली है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि जब बॉडी फॉल कर रही है, ऊपर से नीचे गिरी है, तो उसकी एनर्जी कन्वर्ट हुई है पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन वैल्यू जो है वो हमारे पास एनर्जी की वो एक ही वैल्यू जो है हमारे पास एनर्जी की वो निकली है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी mgh की। अब देखें कि जब कोई बॉडी जो है वो नीचे की तरफ फॉल डाउन कर रही है, ठीक है, जब कोई बॉडी नीचे की तरफ जो है वो फॉल डाउन कर रही है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जिसके रिजल्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और जब बॉडी नीचे जा रही है तो इसकी हाइट डिक्रीज होगी, और जब इसकी हाइट डिक्रीज होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, यानी कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नीचे गिरेगी तो लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी का, और इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि mgh1 माइनस mgh2 ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, और 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर ये हमारे पास इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि mgh1 माइनस h2 1/2 mv2 माइनस v1 का स्क्वायर, ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी। तो v1 और v2 जो है ये वेलोसिटीज हैं बॉडी की हाइट h1 और h2 पे, ठीक है, v1 और v2, v1 h1 के ऊपर और h2 के ऊपर जो है v2 है, ये हमारी वेलोसिटीज हैं बॉडी की हाइट h1 और h2 पर। तो ये रिजल्ट जो है ट्रू उस वक्त है, ये वाला रिजल्ट ट्रू उस वक्त है कि जब फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट नहीं, यानी कि यहाँ पर जब ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो हम फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। दिस रिजल्ट is true when frictional force is not present, जब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर एयर की अगर इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स देखें, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ये अभी हमने सारा जो पहले पढ़ा है एयर रेजिस्टेंस के बगैर पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ इस सिस्टम में ये इंक्लूड करें कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ एयर मौजूद है, तो जाहिर बात है जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ एयर जो है या ड्रैगिंग फोर्स ऑफ एयर जो है वो उसके ऊपर एक्ट करेगी। बात यार थोड़ा सा रह गया, ये बस थोड़ा सा रह गया। तो वर्क डन जो अगेंस्ट फ्रिक्शन है हमारे पास, जाहिर बात है ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसके अगेंस्ट कोई वर्क डन हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, तो वो जो वर्क डन है W अगेंस्ट फ्रिक्शन वो है FH। F जो है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और H हमारे पास हाइट है
जिससे ये नीचे की तरफ गिर रहा है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी, यानी कि जब ये नीचे की तरफ गिरा है तो रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी mgh माइनस एफ, ये वर्क डन, ठीक है। क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये mgh उसकी एनर्जी से टॉप पे, जब ये नीचे गिरा तो इस फ्रिक्शन की वजह से इतना वर्क डन हुआ, कितना, एफ, ठीक है। तो ये रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी, यानी कि mgh माइनस एफ जो है ये बराबर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के, और इसको हम लिख सकते हैं mgh माइनस एफ इज इक्वल टू 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर हो। तो mgh 1/2 mv² प्लस एफ, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। तो यहां पर अब इस एफ की वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड नहीं हो रहा। यहां पर इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है जो कि उसकी मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, क्योंकि यहां पर हमने ये फैक्टर एफ का लिया, एक फ्रिक्शनल फोर्स। अगर इस एफ को तो आप जीरो कर दो, फ्रिक्शनल फोर्स को जीरो कर दो, तो फिर तो mgh जो है वह 1/2 mv² के बराबर ही आ जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर एफ प्रेजेंट है तो फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का के अंदर कमी आ रही है, लॉस आ रहा है इस एफ टर्म की वजह से, जो वर्क डन हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये जो हमारे पास अब 1-2 आर्टिकल रह गए हैं, वो फिर कल हम स्टडी करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और जो है हमारे पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, इनको फिर जो है वो हम कल स्टडी करके देखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ज़रा स्क्रीनशॉट जो है वो ले लेने दें। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं अब मीटिंग जो है उसको एंड कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।